आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्यूरिटी ऑफ लैंग्वेजेस। यू नो, शुद्धता जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है एक भी किसी भी भाषा में। अब होता क्या है कि हम लोग कोई भी भाषा, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, स्पेनिश हो जो मैं जानता हूँ, पोर्तुगीज, फ्रेंच, जब आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द जरूर आते हैं जब आप बोलते हैं या लिखते हैं। एंड ये बहुत नेचुरल होता है, आप कंसियसली किसी वर्ड को चूज नहीं करते। आपके जो टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें वो शब्द आपके लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली घुस जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे रीजनल और लोकल विलेज लैंग्वेजेस की बातें भी आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उसमें हिंदी शब्द भी कभी कभी आ जाते हैं, और ये नेचुरल है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि कोई भी जो भाषा है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका ग्रोथ ऐसे ही होता है। जब से ये हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है और जब से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, तब से लेके अभी तक अनगिनत भाषाओं की शुरुआत हुई होगी और अनगिनत भाषाएं खत्म हुई होंगी। अब मान लीजिए मैं हिंदी में कुछ लिख रहा हूं, अब हिंदी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स फारसी से लिए गए हैं, बहुत सारे वर्ड्स अरबी से लिए गए हैं, बहुत सारे वर्ड्स संस्कृत तो है ही मेन रूट उसका, बहुत सारे वर्ड्स पंजाबी से लिए गए हैं और कुछ तमिल के भी वर्ड्स हैं। एक समावेश है किसी भी भाषा में। वैसे ही पंजाबी में भी हिंदी के शब्द होंगे, उर्दू में भी हिंदी वाले होंगे बहुत सारे, पर्शियन में भी होंगे, अरबी में भी हिंदी वाले होंगे। मतलब ये कि जितने भी कल्चर के साथ हमने इंटरेक्ट किया, सारे कल्चर के लोग अपनी भाषाओं के साथ आते हैं और मिक्स करते हैं और अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। एंड इसी तरीके से किसी भी भाषा का विकास होता है। लेकिन मान लीजिए कुछ लोगों का ये मानना है कि कोई भी जो भाषा है उसमें प्यूरिटी होनी चाहिए। अभी एक मित्र है हमारे जो कनाडा में रहते हैं, उनका एक मैसेज आया, मैंने भी एक मैसेज किया था, उसके अंदर 3-4 ऐसे शब्द थे जो ओरिजिनली हिंदी के नहीं माने जा सकते। ओरिजिनली, अभी ओरिजिनलिटी कौन डिफाइन करेगा ये अभी तक मुझे पता नहीं चला है, लेकिन उनका एक मानना है कि ये हिंदी के नहीं। चलिए मान लिया हिंदी के नहीं है तो क्या है, अगर हमने उसको हिंदी में अपना बना के उसको यूज किया और आपके समझ में बात आ रही है, मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि भाई साहब आपका शुक्रिया, तो अब आप मुझे ये बोलें कि भाई आपने ये शुक्रिया वर्ड क्यों यूज किया, तो मुझे लगता है कि ये किसी भी भाषा के प्रति या तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा या उस भाषा को हम ऐसा बना देंगे कंपार्टमेंटलाइज्ड कि वो नेचुरल तरीके से कोई उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जब हम कॉन्शियसली, मतलब पूरी तरह से सोच समझ के जब कोई चीज लिखते हैं और अनकॉन्शियसली जब हम बोल डे टू डे बातें कर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ हम सोच के बोलते हैं और बहुत कुछ फ्लो में बोलते हैं, और ज्यादातर समय हम फ्लो में ही बोल रहे होते हैं और दिमाग पे स्ट्रेस कम पड़ता है, सोचते कम है, बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। एंड इस क्रम में जो कुछ भी हमने एक्वायर किया होता है पूरी जिंदगी में, जो एक्टिव वोकेबलरी है हमारी, वही यूज होती है। तो अब मान लीजिए हमारी एक एक्टिव वोकेबलरी है जिसके अंदर 2000 शब्द हिंदी के हैं, 200-400 शब्द पर्शियन वाले हैं, 200-400 शब्द उर्दू वाले हैं, 200-400 शब्द इंग्लिश के हैं और 200-400 शब्द पंजाबी के हैं,
और 2-4 हजार शब्द मेरे अपने स्पेनिश से हो गए, पोर्तुगीज से हो गए, फ्रेंच से हो गए। इंग्लिश लिखते लिखते उसमें भी 2-4 लाइन लोग स्टाइल में फ्रेंच में लिख देते हैं, या कभी कभी स्पेनिश बोलते बोलते उसके अंदर इंग्लिश बोल देते हैं थोड़ा हेवी लगाने के लिए। ये एक स्टाइल होता है हर लोगों का अपना बोलने का, और ऐसी स्थिति में अगर हम उस स्टाइल को बोलने के बजाय, यूज करने के बजाय कंपार्टमेंटलाइज करने लगे कि अरे ये संस्कृत वाली हिंदी है, अरे ये तो पर्शियन वाली हिंदी है, अरे ये उर्दू वाली हिंदी है, अरे ये पंजाबी वाली हिंदी है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उस भाषा के ग्रोथ में हम हिंड्रेंस तैयार कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत आश्चर्य होता है इस बात को लेके कि अभी के ग्लोबलाइज कॉन्टेक्स्ट में जब पूरी दुनिया भाषाओं को लेके एक्सपेरिमेंट कर रही है, पूरी दुनिया एक पर्टिकुलर भाषा के को विकास करने के लिए नहीं प्रेरित हो रही है, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो अरबी हो या फारसी हो या उर्दू हो या पंजाबी हो, उसमें दूसरी भाषाओं का समावेश हो रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नए नए हिंदी वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में जोड़ रहा है। ऐसे क्रम में अगर हम भारत में जबरदस्ती हिंदी को प्योर हिंदी बनाने लगेंगे तो क्या होगा उसका। अब ये सोच कुछ लोगों की है कि ये प्योर रखनी चाहिए हिंदी, तो मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिए कि भारत के अंदर ऑन रिकॉर्ड 1600 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं, 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जिसको क्लासिफाइड किए गए हैं, और ये ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे से। कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है कि ये हिंदी है और ये बजिका है और ये मगही है और ये भोजपुरी है और ये मैथिली है और ये अवधी है, ये गुजराती है और ये मराठी है। इसका डिमार्केशन लाइन नहीं है। और वो मराठी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुजराती के साथ मर्ज कर रहा होता है, दूसरी तरफ कन्नड़ के साथ मर्ज कर रहा होता है, कन्नड़ तेलुगु के साथ मर्ज कर रहा होता है, तो कन्नड़ जो है फिर वो तमिल के साथ मर्ज कर रहा होता है, तो तमिल फिर वो मलेशिया का जो मलय लैंग्वेज है उसके साथ मर्ज कर रहा होता है, मलय फिर थाई के साथ करता है, थाई से फिर चाइनीज में चला जाता है। तो ये जो एक पिरोने का जो क्रम है, ये एक लैंग्वेज की बात होती है। अब कोई क्रिस क्रॉस एकदम ये नो डिमार्केशन हम अगर करते हैं कि भाई ये आज के बाद से यही हिंदी है और यही तमिल है और यही तेलुगु है और ये मराठी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है इस सोच पे थोड़ा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और ये जो कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि हमें संस्कृताइज्ड हिंदी बोलेंगे तभी हिंदी का विकास होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर संस्कृताइज्ड हिंदी करने का कोशिश करेंगे तो हिंदी का भी वही हर्ष होने वाला है जो संस्कृत का हुआ। कुछ सेलेक्टेड लोगों की वो भाषा बन के रह जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम हिंदी का विकास कम करेंगे और उसका तेल ज्यादा करेंगे, उसको अनपॉपुलर कर देंगे, उसको कॉन्शियस ज्यादा बना देंगे, और चाहे कोई चीज कॉन्शियस हुआ उसकी पॉपुलरिटी खत्म होगी, आम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन के रह जाएगा। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव से फिर वो आर्काइक हो जाएगा और आर्काइक से डेड हो जाएगा। देखिए आप सोचिए कि संस्कृत जो एक लैंग्वेज है, जो भाषा है, हमारे भारत की धरोहर है, संस्कृति है, जो हजारों साल से हमारे पास है, और वो इतना ज्यादा साइंटिफिक है कि जो कंप्यूटिंग है वो खास की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए संस्कृत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि वो साउंड बेस्ड है। और ओम जो शब्द है वो संस्कृत की ही देन है। और इतना साइंटिफिक होने के बावजूद, इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद, वो अब एक सिर्फ स्कॉलर सेलेक्टेड, वो भी पॉपुलर नहीं, कुछ गिने चुने लोगों के बीच की भाषा रह गई है, या कुछ रिलीजियस लोगों की भाषा रह गई। यही चीज जब थोपा गया लोगों पे एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक क्लासिफिकेशन आ गया, लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन सोसाइटी के अंदर,
जिसमें संस्कृत पर बोलने लिखने वाले लोग इलीट हो गए, और इलीट होते होते वो माइनॉरिटी हो गए, और माइनॉरिटी होते होते वो दूर चलते चले गए रूट से, और वो संस्कृत जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गया। वही चीज लैटिन के साथ भी हुआ। लैटिन ने बहुत सारे भाषाओं को जन्म दिया है, इंक्लूडिंग हजारों शब्द होंगे लैटिन ओरिजिन के जो इंग्लिश में हैं। ऑफ कोर्स लैटिन से हम देखते हैं वल्गर लैटिन में आप देखते हैं स्पेनिश है, फ्रेंच है, पोर्तुगीज है, यू नो इटालियन है, रोमानियन लैंग्वेज है, मालदोवियन लैंग्वेज, ये सारे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो लैटिन ओरिजिन से हुए हैं। और लेकिन अब लैटिन क्यों नहीं पॉपुलर रहा? क्योंकि जबरदस्ती उसको लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई, ऑफिशियल लैंग्वेज थोपा गया, पॉपुलैरिटी लूज हुई, धीरे 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 कॉमन मास से उसका अपील खत्म हो गया, और वो वैसे ही सिस्टम से बाहर चला गया, जैसे कि आजकल कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टी का भारत में हुआ है। वो ज्यादा इलीट हो गए, परिवारवाद आ गई, और कुछ सेलेक्टेड लोगों के बीच में ही वो घूम के रह गए, और कॉमन मास तक नहीं पहुंच पाए, मास अपील नहीं है। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी का नाश होता है किसी भी सिस्टम में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पार्टियों का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का क्योंकि ये पॉलिटिकल डिबेट का पॉइंट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जब हम कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की एक्टिविटीज कर रही होती है, जो मेजर पार्टी जब एक छोटा सा रीजनल पार्टी बन जाती है और धीरे धीरे ऐसे जगह पे आ जाती है जब उसको कोई पूछता नहीं, वो नकारा कर दिया जाता है, वैसे ही किसी भी भाषा के साथ अगर हम जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे और लोगों पे थोपने की कोशिश करेंगे तो उस भाषा का अंत निश्चित है। ये मेरा मानना है मित्रों। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं चाहूंगा कि मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूं कुछ एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, जिसमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, एंड उस वेबिनार का टॉपिक है प्यूरिटी इन लैंग्वेजेस। इसमें कुछ लोग फॉर में के लिए भी बोलेंगे, मोशन में भी बोलेंगे, एंड अगेंस्ट भी बात करेंगे। और ये हमने ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है 21 सितंबर 2020 को, एंड वो है मंडे 7:30 बजे शाम में। तो उसमें आप जरूर आइए मित्रों, और आशा है कि इस टॉपिक पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन होगा। हो सकता है मैंने जो आपसे बातें की हैं या जो मेरे अपने ओपिनियन है वो गलत हो, लेकिन आप अगर अपना विचार उस पर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज प्रिपरेशन में तैयारी करने में थोड़ी सी मदद मिलती है। ऑल्दो बुक्स वगैरह पढ़ के तो हम कर ही लेते हैं, प्रैक्टिकलिटी में भी कर लेते हैं। अब मैं चूंकि अनुवादक हूँ, लॉयर भी हूँ, अब मैं लीगल डोमेन की बात कर लेता हूँ। लीगल डोमेन में हजारों ऐसे शब्द हैं जो अभी भी उर्दू के हैं, फारसी के हैं और अरबी के हैं। टोडरमल के समय का बना हुआ रूल रेगुलेशन या टेम्पलेट जो उस समय तैयार किया गया था अकबर के दरबार के लिए, वो टेम्पलेट अभी भी अवध में, लखनऊ में, कभी कभी पटना में, कभी कोलकाता में, कभी पंजाब में घूम रहा होता है, और आपके पास आता है, और आप जब पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ कहने के लिए वो हिंदी होता है, लेकिन वो असल में पर्शियन, उर्दू और अरबी का मिक्सचर होता है। तो अगर हम ऐसे टेक्स्ट को डील करते हैं और अगर हम प्योर संस्कृत और टाइज हिंदी की तरफ जाएंगे, तो जब तक हम इस तरह के टेक्स्ट को अपने सिस्टम से इलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक तो हमें उनके साथ इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। और ऐसा इंटरेक्शन करना कोई खराब नहीं है, मेरा मानना है। मेरा ये मानना है कि अगर हम ऐसे शब्दों के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं, पॉपुलर बना देते हैं, तो वो अपना हो जाएगा। क्यों दूसरे शब्दों को भगाना, जब हमारे भारत पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंब का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शब्दों को एक्वायर करने के बजाय, अपना बनाने के बजाय, हम उसको बाहर क्यों करना चाहते हैं? ये एक सवाल है जो मेरे माइंड में बार बार आता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। 21 तारीख को याद रखिएगा, सितंबर 21 7:30 बजे शाम में हम लोग फिर से लाइव होंगे। यूट्यूब चैनल है हमारा मॉडलिंगुआ के नाम से, उस पे, और कोशिश होगी कि हम फिर से आपसे रूबरू हों इस मैटर पे।
आप अगर आपको टाइम मिले तो मॉडलिंग चैनल पे जाइए, वहां पे भी अभी आपको कुछ वीडियोस भी मिलेंगे, और ये जो वीडियो अभी मैंने बनाया है उसको भी मैं लाइव कर दूंगा मॉडलिंग पे। तो आशा है आपसे मुलाकात होगी 21 सितंबर मंडे 7:30 बजे शाम में। तब तक के लिए बाय बाय। उर्दू यूज करता हूँ, सब बाल खैर, एंड आदियोस, बुएनस नोचेस।